एक फिल्म जहां रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंसेस दर्शकों को एंगेज रखती हैं, एक लव स्टोरी और कुछ ट्रैजिक मोमेंट्स जिनको मैच्योर कैरेक्टर्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बिना किसी मेलोड्रामा के। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं। और आज हम बात करेंगे 1953 की फिल्म परिणीता की, जिसका निर्देशन बिमल रॉय ने किया है। इसमें मीना कुमारी और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की 1914 की बंगाली नोवेला पर आधारित है। इसे नोवेला की सबसे फेथफुल अडेप्टेशन माना जाता है और यह आज भी सिनेमैटिक क्लासिक बनी हुई है, जिसका श्रेय बिमल रॉय की नुएंस्ड डायरेक्शन और मीना कुमारी द्वारा निभाई गई ललिता की डेलिकेट पर पावरफुल पोर्ट्रेयल को जाता है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो ललिता यानी मीना कुमारी एक अनाथ लड़की हैं जो अपने मामा गुरचरण यानी नज़ीर हुसैन के साथ रहती हैं। वो एक गरीब क्लर्क हैं और भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। शेखर यानी अशोक कुमार, जो उनके अमीर पड़ोसी नबीन राय यानी बद्री प्रसाद के बेटे हैं, ललिता के प्रति गहरी अफेक्शन रखते हैं। दोनों परिवारों के बीच अच्छा संबंध है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण गुरचरण को अपना घर नबीन राय के पास गिरवी रखना पड़ता है। कहानी का मुख्य कॉन्फ्लिक्ट शेखर की ललिता और गिरिन के रिश्ते को लेकर बनी धारणा के इर्द गिर्द घूमता है। उसका प्राइड और पोजेसिवनेस, साथ ही ललिता के प्रति अपने प्यार को खुलकर बयान ना कर पाने की उसकी हेजिटेशन टेंशन को बढ़ाते हैं। यह टेंशन धीरे धीरे डेवलप होती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कैरेक्टर्स के साथ जुड़े रहते हैं। जब गुरचरण को गिरिन से बिना ब्याज का कर्जा मिल जाता है तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे शेखर को लगता है कि ललिता को गिरिन को बेच दिया गया है। यह इमोशनल टर्मोइल और सेपरेशन का कारण बनता है। जैसे जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं, फिल्म एक ग्रिपिंग कंक्लूजन की ओर बढ़ती है, जो लव, प्राइड और सोसाइटल बैरियर्स की थीम को और भी मजबूत करता है। यह अडेप्टेशन एक लीनियर नैरेटिव को फॉलो करती है, जो मूल नोवेला की गहराई को बनाए रखते हुए दर्शकों को पूरी तरह एंगेज्ड रखती है। फिल्म की स्टोरी टेलिंग प्रभावी ढंग से ललिता, शेखर और गुरचरण के इमोशनल टर्मोइल को दर्शाती है, जो सोसाइटल प्रेशर्स और कठोर परंपराओं से प्रभावित होते हैं। यह फिल्म मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अधिक ड्रामेटाइज नहीं करती, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी और भी बढ़ जाती है। फिल्म की परफॉर्मेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं मीना कुमारी की। मीना कुमारी ने ललिता के रूप में एक शानदार प्रदर्शन किया है, जहां वह इनोसेंस, डिवोशन और क्वाइट स्ट्रेंथ को अद्भुत रिस्ट्रेंट के साथ पेश करती हैं। उनके सटल एक्सप्रेशंस गहरे इमोशंस को व्यक्त करते हैं, जिससे उनका अभिनय अनफॉरगेटेबल बन जाता है। विशेष रूप से साइलेंट डिस्पेयर और इनर टर्मोइल के पलों में वह कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को प्रभावी ढंग से पकड़ती हैं। अशोक कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री प्रेम कहानी में एक गहरी सिंसेरिटी जोड़ती है। ललिता के किरदार को क्लास डिवाइड और इनसिक्योरिटीज ने बांध रखा है, जबकि शेखर हमेशा उसकी भावनाओं को नियंत्रित करता दिखता है। उसके कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक लगते हैं। ये शायद उसके प्रेम को खुलकर स्वीकार ना कर पाने की हेजिटेशन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अशोक कुमार के कैरेक्टर की बात करें तो अशोक अपने कंट्रोल्ड एटीट्यूड के साथ शेखर की भूमिका में एक गहरी कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को सटीक रूप से पकड़ते हैं जो प्यार और इनसिक्योरिटीज के बीच फंसा हुआ है। मीना कुमारी के साथ उनकी नेचुरल केमिस्ट्री उनकी प्रेम कहानी को और भी बिलीवेबल और टचिंग बनाती है। शेखर का सफ़र एरोगेंस और पॉजेसिवनेस से लेकर रियलाइजेशन और रिडेम्पशन तक बहुत ही कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया गया है। और अब बात करते हैं गिरिन के कैरेक्टर की, जिसको
असित बारन ने निभाया है। असित बारन का गिरेन का किरदार जेंटल और डिग्निफाइड है, जो शेखर की इम्पल्सिव जेलसी के विपरीत एक ठहराव देता है। उनका अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस फिल्म के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में गहराई जोड़ता है। गिरेन की काइंडनेस और जेनरोसिटी फिल्म के सोशल डिविजन्स और पर्सनल इंटेग्रिटी जैसे विषयों को उजागर करती है। और फाइनली नज़ीर हुसैन का गुरचरण का कैरेक्टर। नज़ीर हुसैन ने करज के तले दबे लेकिन ऑनरेबल मामा का किरदार अत्यंत कंपेलिंग और हर्टफेल्ट तरीके से निभाया है, जिससे फिल्म के इकोनॉमिक हार्डशिप और इंटेग्रिटी जैसे विषयों को मजबूती मिलती है। उनकी स्ट्रगल दर्शकों के दिल को छू जाती है, जिससे वह फिल्म के सबसे एम्पैथेटिक फिगर्स में से एक बन जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले डायरेक्शन। बिमल रॉय की डायरेक्शन फिल्म के हर सीन में स्पष्ट रूप से झलकती है। अपनी सटल स्टोरी टेलिंग और रियलिज्म के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने एक विजुअली और इमोशनली रिच नैरेटिव रचा है। फिल्म में साइलेंस, ग्लांसेस और एवरीडे मोमेंट्स को बेहतरीन ढंग से उपयोग किया गया है, जिससे यह फिल्म एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाती है। साइलेंस का विशेष रूप से प्रभावी उपयोग उस सीन में किया गया है जो क्लाइमैक्स के करीब आता है, जब ललिता अपने परिवार के साथ जा चुकी होती है और शेखर अपने कमरे में उसे अलग अलग स्थानों पर विजुअलाइज करता है। यह सीन उसके जीवन में ललिता की अनुपस्थिति से पैदा हुए वैक्यूम को गहराई से दर्शाता है। कमल बोस की सिनेमैटोग्राफी फिल्म के मूड को और भी एनहांस करती है। लाइट और शैडोज का प्रभावी उपयोग कर उन्होंने कैरेक्टर्स की इमोशनल स्टेट्स को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिमल रॉय ने मेलोड्रामा और रियलिज्म के बीच एक संतुलन बनाए रखा है, जिससे परिणीता इस नॉवल की बाकी अडेप्टेशंस से अलग दिखती है। उनका फ्रेमिंग और मिज एंड सीन का उपयोग कैरेक्टर्स की भावनाओं का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है। जैसे ललिता को अक्सर कन्फाइंड स्पेसेस में दिखाया जाता है, जो उसके सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बंधनों को दर्शाता है, और दूसरी तरफ शेखर के बड़े घर और गुरचरण के साधारण रेजिडेंस के बीच कंट्रास्ट फिल्म के इकोनॉमिक डिवाइड को उजागर करता है, जो कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। और अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म का म्यूजिक, जिसे अरुण मुखर्जी और मन्ना डे ने कंपोज किया है, उसकी टोन को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। गानों को बहुत स्पेरिंगली उपयोग किया गया है और वे नैरेटिव में पूरी तरह सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। जैसे आशा भोंसले का गाना गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के। यह एक सेलिब्रेशन से भरा हुआ गाना है जो फिल्म के लाइटर मोमेंट्स को दर्शाता है। और फिर आता है मन्ना डे का चली राधा रानी, एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल गीत जो तब बजता है जब ललिता का परिवार गिरेन के घर जाने के लिए निकलता है, और यह फिल्म के इमोशनल लैंडस्केप को और गहरा कर देता है। और उसके बाद आता है गीता दत्त का चांद है वही उदास मेरा मन, एक इवोकेटिव मेलोडी जो ललिता के इंटरनल टर्मोइल को दर्शाती है। और फिर किशोर कुमार और आशा भोंसले का डुएट आए बांधी तुम बेगम बानो, एक प्लेफुल सॉन्ग जो फिल्म में एक आकर्षक चार्म जोड़ता है। और फाइनली आशा भोंसले द्वारा गाया हुआ एक और गाना तुम याद आ रहे, एक मेलंकलिक टोन जो फिल्म के लव और लॉन्गिंग के थीम को उभारता है। हर गाना थॉटफुली प्लेस किया गया है, जिससे यह कभी भी स्टोरी फ्लो को बाधित नहीं करता, बल्कि इसके इमोशनल इम्पैक्ट को और भी बढ़ाता है। साउंड ट्रैक फिल्म के कैरेक्टर्स की इमोशनल स्टेट्स को गहराई से उजागर करता है और लॉन्गिंग, ड्यूटी और सैक्रिफाइस जैसी थीम्स को सटल तरीके से रीइंफोर्स करता है। और अब बात करते हैं इस नॉवल पर बनी हुई कुछ और फिल्मों की। सबसे पहले 1976 में बनी फिल्म संकोच। इस फिल्म में जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित मुख्य भूमिकाओं में थे। हालांकि ये फिल्म नॉवल के प्लॉट को तो फॉलो करती है, लेकिन इसमें अननेसेसरी कॉमिक मोमेंट्स जोड़कर
इसने ओरिजिनल स्टोरी की इमोशनल डेप्थ को कम कर दिया है। और 2005 की परिणीता इस अडेप्टेशन में विद्या बालन और सैफ अली खान थे। यह एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन था जहां ललिता को वर्किंग वुमन और शेखर को म्यूजिशियन के रूप में दिखाया गया। यह फिल्म विजुअली काफ़ी अपीलिंग थी, लेकिन कई क्रिएटिव लिबर्टी ली गई जिससे नॉवल का मूल एसेंस थोड़ा बदल जाता है। 1953 की परिणीता को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और दशकों बाद भी परिणीता भारतीय सिनेमा में एक स्पेशल प्लेस बनाए हुए हैं। मीना कुमारी की परफॉर्मेंस और बिमल रॉय का सेंसिटिव डायरेक्शन इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखें, और अगर देखी है तो इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये अनफिल्टर टॉक अच्छी लगी है तो इस जैसे और अनफिल्टर टॉक्स देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी रिदम्स ऑफ राइम को शेयर करें ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।